दोस्तों, आज की ये कहानी परवीन और पल्लवी के नाम है। मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि उसे नीला रंग बहुत पसंद है और मैंने कई बार उसे नीले रंग की शर्ट पहने हुए भी देखा था। यही सोचकर आज मैंने भी नीले रंग का ड्रेस पहना, बालों को कमर पर खुला छोड़ दिया और मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। मुझे मालूम था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बस अंधे कुएं में कूदने जैसा है, लेकिन प्यार कभी भी सोच समझ कर नहीं किया जाता। प्यार एक ऐसी बला है जो हर किसी से चिपक जाए तो आसानी से अलग नहीं होती। मैंने गहरी सांस लेकर हवा के हवाले की थी। आज मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था और सोच लिया था आज मैं परवीन के सामने प्यार का इजहार कर दूंगी, मगर मैंने देर की तो क्या पता वो मुझे मिले ही ना। ये सोचकर मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ाए थे। मुझे पता था कि वो सुबह के वक्त कहाँ पाया जाता है। कहने को तो वो एक बहुत बड़ा गुंडा था, हर कोई उससे डरता था। लड़कियां तो उसके सामने से गुजरने से भी घबराती थीं। कॉलेज के लड़के तो लड़के वहाँ के टीचर तक उसके सामने सिर झुकाए खड़े रहते थे। वो बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी शक्ति थी। हर वक्त गुस्से में रहता, लेकिन पढ़ाई में सबसे आगे था। कहने को एक बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन उसकी एक एक अदा की मैं दीवानी हो चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही लाइफ पार्टनर की कल्पना की थी जिसे पूरी दुनिया डरती हो और वो मुझसे प्यार करता हो, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो पहले ही किसी और की दीवाना रह चुका है, किसी और की मोहब्बत में सिर से लेकर पैर तक डूबा हुआ था। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में आई, मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से की तरफ उठी और मैंने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए, क्योंकि मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे पता था कि मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ वो खतरनाक हो सकता है। मुझे उस पर गुस्सा आए, वो मुझ पर हाथ भी उठा दे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गुंडा है। लेकिन मैंने अपने कदम नहीं रोके। मैं सीधा पिछले हिस्से की तरफ चली आई थी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पीने में बिजी था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसका मजबूत सीना नज़र आ रहा था। आंखों में एक अजीब सी बहस थी, लेकिन वो देखने से बहुत खूबसूरत था। उसका हुलिया ठीक कर दिया जाता तो वो एक हैंडसम आदमी बन सकता था। मैंने गहरी सांस ली और डरते डरते उसे हेलो किया। उसने मुझे सवाली नज़रों से देखा। मेरी आंखें झुकी हुई थीं। मेरे हाथ में रजिस्टर भी था और कंधे पर यूनिवर्सिटी बैग भी टंगा हुआ था। वो कुछ कहता या सुनता, इससे पहले ही मैंने अपने रजिस्टर में छुपाए हुए गुलाब के फूल को बाहर निकाल लिया जो मैंने उसे देने के लिए लेकर आई थी। उसकी आंखें उस फूल को देखकर बड़ी बड़ी हो गईं। उसके साथ ही एकदम पीछे हो गए और हम दोनों को देखने लगे। मैंने उसकी तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए नम लहजे में कहा, परवीन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब चीज़ें शायद अजीब लगे, हो सकता है तुम्हें ये सब पसंद भी ना आए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई मुझे खुद भी पता नहीं चला। तुम मुझे नहीं मिले, मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे ही नाम पर जीना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे धन्य कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। पूरी रात बैठकर मैंने यही तो रिकॉर्डिंग तैयार की थी कि उसके सामने मैंने क्या क्या बोलना है, और वही सब रटे रटाए स्टेप मैंने उसके सामने बोल दिए थे। हालांकि कुछ ज़रूरी से टेस्ट दिमाग से निकल भी चुके थे। उन्हें याद करने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन याद ही नहीं आए तो सर झटक दिया और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर ले, जबकि वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने बस एक बार उसके चेहरे को देखा और फिर अपनी आंखें कस के बंद कर ली। मुझे पता था कि अब तो मेरी खैर नहीं, लेकिन मैंने उसके गुस्से को लिए खुद को तैयार कर लिया था। हम दोनों के बीच बस कुछ पल खामोशी रही और वो खामोशी से उसके साथ एक साथी ने तोड़ा, जो कहने लगा, भाई कोई आ रहा है, क्या करना चाहिए, बोलो। ये सुनकर वो अपनी जगह से अपनी शर्ट झाड़ते हुए खड़ा होकर मुझे देखते हुए बहुत सर्द लहजे में बोला, लड़कियां इस तरह मर्दों के सामने आकर इजहार मोहब्बत नहीं करती, और जो करती हैं वे अच्छे घर की औरतें नहीं होती। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चला गया था कि वो मेरा गुलाब स्वीकार करेगा, मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा, मुझसे प्यार करने लगेगा। अगर ऐसा ना भी करेगा तो मुझे समझाएगा, मुझे प्यार करने से रोकेगा तो मैं उसे मना लूँगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊँगी, उसे राज़ी कर लूँगी। लेकिन उसने तो मुझे जलील कर दिया था। उसका कहना था कि प्यार करने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती
और ये कहाँ का इंसाफ था लड़कों के साथ मोहब्बत करने का। हम लड़कियों को क्या कोई हक नहीं? क्या हमारी कोई फीलिंग्स? साथ में आसमान पर पहुंच चुका था। मैं गुस्से के आलम में अपनी जगह से खड़ी हुई और उस गुलाब को अपने बैग में डालते हुए गुस्से और तकलीफ से रो पड़ी थी। मेरी बेबसी मेरे आंसुओं की सूरत में जाहिर हो रही थी। मेरी हिचकियां बंद गई थी। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद थी। माँ का बहुत पहले देहांत हो गया था, इसलिए पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मेरे पापा बहुत ही अमीर आदमी थे, उनके पास बहुत दौलत थी, इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि आज तक मैंने कोई चीज़ पसंद की हो और मुझे इनकार सुनने को मिला हो, लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मुझे सैकड़ों मौतें मार चुका था। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठकर रोती रही और फिर वहाँ से उठकर क्लास लेने चली आई। क्लास लेते वक्त मैं होश में नहीं थी। लगातार मेरी आंखों से आंसू जारी थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन क्लासरूम में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने अपना सर झटक दिया और टीचर से परामर्श लेकर क्लासरूम से बाहर आ गई थी। मेरा इरादा कैफ़े जाकर चाय पीने का था ताकि सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मेरा दिल हर चीज़ से उचट हो गया था। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ, अपने बाप की लाडली हूँ। इतना पैसा और दौलत है, कभी मुझे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जिस अंदाज में आज परवीन ने मेरी तौहीन की थी वो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। रोते रोते मैं घर आ गई। सारे रास्ते मेरी रुलाई जा रही थी। इस वक्त के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और तबीयत को लेकर पापा भी बहुत परेशान हो गए थे और कई बार मुझसे पूछ चुके थे कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इतनी बीमार हो गई हो। लेकिन मेरे पास कहने को कुछ ही था ही नहीं। मुझे चुप लग गई थी। काम का वक्त है गुजर जाना अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता रहा। मुझे यूनिवर्सिटी न जाते हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसका अंदाज़ा मुझे अच्छे से लगने लगा था। मगर तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत की और यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ी। सफ़ेद और गुलाबी कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहनकर अपने बालों को पौने की शक्ल में बांध लिया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल आई। आँखें भी लाल हो रही थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। हर पल मेरी आँखों के सामने परवीन का चेहरा ही घूम रहा था और उसके साथ हुई बातें मेरा दिल बेचैन कर रही थी। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं थी या फिर मैं अच्छे ख़ानदान से नहीं थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे जिसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। मैं बस परवीन से एक ही सवाल पूछना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे प्यार को क्यों ठुकराया। क्या प्यार करना गुनाह है? क्या अच्छे घरानों की लड़कियों को प्यार नहीं होता? लेकिन मैंने अपने लफ्ज़ लिए थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है। जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि आज मैं अपनी आंखों से ये मंजर देखूंगी। ये मंजर देखने से पहले ही मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मेरा दिमाग उल्टी सीधी सोचे बुनने लगा हुआ था। मेरे बिल्कुल सामने परवीन एक लड़की को अपनी बाहों में लिए उसके बेहद करीब था और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो परवीन के दोस्त थे उसके इर्द गिर्द घेरा जमाए हुए थे। उस अनजान लड़की को किस करने के लिए बोल रहे थे। मेरी आंखों में नफरत के आसार साफ दिखाई देने लगे। मुझे परवीन से मोहब्बत इसलिए की थी कि वो औरतों की इज्जत करता था, किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आता था। बेशक मर्दों की ये हालत ख़राब कर देता था, लेकिन औरतों के साथ कभी बदसलूकी नहीं करता था। लेकिन आज जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वो देखकर मुझे अपनी मोहब्बत से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने पलटकर क्लासरूम की तरफ बढ़ती। इससे पहले ही पूरा मंजर बदल चुका था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने क्या हुआ है। परवीन ने बिना सोचे समझे उस लड़की को अपने ऊपर से धक्का दिया और वो लड़की दूर जा गिरी। ये वो सबको देखते हुए गुस्से से दहाड़ा, अगर तुम लोग गंदगी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो तुम सबके अच्छे नंबर आएंगे और तुम अपनी औकात में रहो। जो लड़की अपने आप को गैर मर्द के हवाले करती है उनकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता और मेरे करीब की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी वो लड़की खुद ही परवीन के करीब आई थी। भाई इसमें गलती उस लड़की की थी, परवीन की नहीं। परवीन भले यूनिवर्सिटी का गुंडा था, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि
उस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती थीं, बस उसके गुस्से की वजह से उसके करीब नहीं आ जाती थीं। लेकिन कुछ लड़कियां ये हिम्मत करती थीं तो वो उन्हें धिक्कार कर रख देता था। जैसे उस दिन मुझे और आज इस लड़की को मुझे मालूम हो चुका था कि उसे लड़कियों से एलर्जी है। वो किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता। तो वो अपनी बात बोलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ क्लासरूम की तरफ चला गया, जबकि मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। मुझे आज अपनी मोहब्बत पर गर्व और खुशी दोनों महसूस हो रहे थे। मैंने अपने इरादे और भी मजबूत कर लिए थे। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह परवीन का साथ पाकर रहूंगी, उसका दिल जीत कर हम दम लूंगी। लेकिन दिमाग अब नए नए ताने बाने बुनने लगा था। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। उसके चेलों को खरीदना मेरे लिए बहुत आसान काम था और मुझे उनसे ही परवीन की ज़िंदगी के बारे में जानना था ताकि सुकून से मैं उसे हासिल कर सकूं। मैंने सबसे पहले अपनी क्लास ली, उसके बाद कैफ़े में बैठकर चाय पी। अब मेरा इरादा परवीन के चेलों के पास जाने का था। परवीन उसे अरसे के बाद आज जल्द ही यूनिवर्सिटी से चला गया था, इसलिए अब आराम से मैं उसके चेलों से मुलाकात कर सकती थी। मैं जैसे ही कैफ़े के पिछले हिस्से की तरफ आई, मेरे सोचने के ठीक अनुसार मेरे बिल्कुल ठीक उसके चारों करिंदे बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। मैंने गला खंगाकर उन्हें साफ अपनी तरफ ध्यान दिलाया। वो चारों अचानक ही अपनी जगह से खड़े होकर मुझे देखकर उन्होंने इशारों में एक दूसरे से कुछ कहा और जैसे ही मैं उनके करीब आई वो बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ मेरे सामने नज़रें झुकाकर खड़े हो गए और मैं फ़ौरन ही अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आई हैं? भाई घर जा चुके हैं, बाद में आना। जबकि मैं अपने सीने पर हाथ बांधे हुए बोली, आज मैं आपके भाई के पास नहीं बल्कि आप चारों से मुलाकात करने के लिए आई हूँ। उन चारों के चेहरे पर हैरत उभरी और उनमें से एक बोला, किस लिए, क्या काम है? भाई को पता चला तो वो हमारी जान ले लेंगे। आप अभी जाएं यहाँ से। आखिर आपको हमसे ऐसा कौन सा ज़रूरी बात करनी है? उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश हुई। न जाने क्यों मुझे उन लोगों को ये बात कहते हुए अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन जिस अंदाज में परवीन ने मुझे जलील किया था उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी। मगर मुझे अपनी मोहब्बत किसी भी सूरत हासिल करनी थी। मैंने गहरी सांस हवा के हवाले की और उनके तरफ देखती हुई बोली, देखो तुम्हें मालूम ही होगा कि मुझे परवीन से इश्क हो चुका है और मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाली, चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो ना तुम लोग? जबकि वो लोग एकदम से सटपटा गए थे। कहने लगे, जी जी वो हमें पता है, आप परवीन भाई से मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। आप उन पर अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। उनका दिल पत्थर है, उसमें कोई धड़कन नहीं बसती। प्लीज़ आप उनके रास्ते से हट जाएं। मैंने गुस्से से उन्हें लताड़ कर कहा, मुझे तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अपने भाई के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है। अगर आप लोग मुझे उनके बारे में कुछ बातें बता देंगे तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी और मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं पूछूंगी। इसके बदले मैं आपको पैसे दूंगी। जबकि वो चारों एकदम ही नाराज़ हो गए थे और मुझे देखते हुए कहने लगे, हम बिकाऊ नहीं हैं, हमारे लिए हमारा भाई बहुत अहमियत रखता है और आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकती हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। एक पल के लिए मैं हैरान हुई थी कि वो चारों इतनी आसानी से मुझे सब बताने के लिए राज़ी कैसे हो गए, मगर मैंने ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना ज़रूरी नहीं समझा और अपने कुछ सवाल उनसे पूछने लगी कि परवीन को किस तरह की लड़कियां पसंद है, वो क्या क्या खाना पसंद करता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो लड़कियों से एलर्जी क्यों है। और मेरे पूछने पर उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मेरे आखिरी सवाल का वो लोग गोलमाल कर गए और यही चीज़ मुझे अजीब महसूस हुई। मैं एक बार फिर बोली, बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो भी बात है ये बता तो सही। कुछ देर के लिए वो चारों खामोश हुआ और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बोले, देखो अगर हम आपके भाई से सेटिंग हो जाती है तो भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपसे कुछ कहा है। मैंने फ़ौरन वादा करते हुए कहा, यकीन मानो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं उनको ये बात की भनक भी नहीं लगने दूंगी कि मैंने कभी तुम लोगों से मुलाकात की थी। प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर क्या वजह है। और फिर जो बातें उन लोगों ने बताई ये सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों के तले ज़मीन निकल गई हो। मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी मोहब्बत पहले ही किसी और से मोहब्बत कर चुकी है। उन लोगों का कहना था कि परवीन किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसके इश्क में पागल हो चुका था, मगर उस लड़की ने आखिरी मौके पर
उसको धोखा दे दिया था। वो परवीन के साथ खेल खेल रही थी, वो किसी और से मोहब्बत करती थी। परवीन का पैसा खाने के लिए वो उसके साथ थी, जबकि परवीन उस लड़की से सच्चे दिल से मोहब्बत करता था और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। और जब उस लड़की ने परवीन को धोखा दिया तो परवीन एकदम दीवाना सा हो गया। न जाने ही कितने दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहा। उसे ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। वो बनना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने ही उसे समझाया कि वो लड़की बेवफा थी और उस बेवफा के खातिर अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ। तब से परवीन को औरतों से सख्त नफरत है। वो किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता और उसे लड़की से धोखा मिलने के बाद ही परवीन के अंदर इतना गुस्सा और नफरत भर गई थी कि वो पत्थर दिल बन चुका था। हर किसी से गुस्से से बात करता, हर किसी को अपने गुस्से का निशाना बनाकर उसकी पिटाई कर देता। धीरे धीरे परवीन पूरे कॉलेज में गुंडा मशहूर हो चुका था। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल सन्न होकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये ख्याल ही मेरी रूह को खींचने के लिए काफ़ी था कि मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती हूँ वो पहले ही किसी का दीवाना है। काफ़ी देर तक मैं उन लोगों की बातें सुनती रही। वो लोग मुझे परवीन की और भी अच्छाई और बुराई दोनों बता रहे थे। कई बार तो मैं चौंक भी गई थी कि लोग मुझे परवीन के बारे में इतनी आसानी से क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी कहना सही नहीं समझा। मेरी उन लोगों से लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई और फिर मैं सीधा अपने घर आ गई। घर आने के बाद नौकरों ने खाना लगाने के बारे में पूछा, मगर मैंने बिना कुछ भी बोले अपने कमरे में आकर दरवाजे में ही लग कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे बदन में खून ना हो। काफ़ी देर रोने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं कमरे से बाहर आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए मैं हैरान हो गई। मेरे पापा कुछ लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन लोगों की बात का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं उनके करीब चली आई और हाय हेलो करके पापा के पास ही खड़ी हो गई, जबकि पापा एकदम ही अपनी जगह से खड़े हुए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मेरा परिचय सामने बैठे उस आदमी से करवाने लगे। एक पल के लिए मैं हैरान हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे सारी कहानी समझ आने लगी। मैं उठकर अपने कमरे में आना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा मेरा रिश्ता उस आदमी से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बराबर ही बिठा लिया। वो लोग काफ़ी देर तक हमारे घर में बैठे रहे और मैं गुस्से से अंदर ही अंदर खौलती रही। एक अच्छी मुलाकात के बाद वो लोग हमारे घर से चले गए। उन लोगों के जाते ही मैं गुस्से से भड़क उठी थी। मैंने कहा, पापा ये क्या तरीका है? आप ने अगर किसी को मेरे रिश्ते के लिए बुलाना था तो कम से कम इसका जिक्र तो कर देते। ये क्या तरीका हुआ कि कोई भी मुंह उठाकर हमारे घर आ जाएगा और मेरे रिश्ते की बात करेगा? मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी पसंद से शादी करूँगी। मेरे इतना कहते ही उनका हाथ उठा और मेरे नाजुक गाल पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ गया। वो मुझे देखते हुए गुस्से से गरजे, पल्लवी तुम्हारी पसंद का मुझे पता चल चुका है। जो तुमने हरकत की है ना वो मैं देख चुका हूँ। जब जब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाप ने आज तक मुझे कभी फूल से भी नहीं मारा था और आज वो मेरे मुंह पर हाथ उठा चुके थे। वो मुझे देखती हुए गुस्से से बोले, आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। जो तुम उस गुंडे से इश्क लड़ाती फिर रही हो ना, वो मुझे सब मालूम है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है? जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो 10 निगाहें तुम्हारी जासूसी कर रही होती हैं और उन्होंने ही मुझ पर एक वीडियो पहुंचाई है। ये कहते उन्होंने मेरे सामने एक वीडियो प्ले की थी जिसे देखकर मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए थे, क्योंकि उस वीडियो में मैं परवीन के सामने हाथों में फूल लिए खड़ी उससे इजहार मोहब्बत कर रही थी। मुझे पापा ने एक पल को डरा महसूस होने लगा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके पापा से कहा, वो पापा वो अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। वो सिर्फ नाम का गुंडा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो लोगों की मदद करता है। पापा कहने लगे, लेकिन तो है तो एक गुंडा ही, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उस गुंडे से तुम्हारी शादी करूंगा जिसे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा गुंडागर्दी करना पसंद है? वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोले थे। कहने लगे, अब तुम यूनिवर्सिटी जाओगी और ना ही घर से बाहर कदम निकाल लोगी। तुमने मेरी इज्जत की अर्थी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम कुछ भी कर सकती हो। जबकि मैं पापा को यकीन दिलाना चाहती थी, उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताना चाहती थी कि मैं परवीन को कितना
जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी फरियाद नहीं सुनी और मुझे घर में छोड़कर चले गए। उन्होंने गार्ड्स और नौकरों पर सख्ती कर दी कि मैं किसी भी सूरत घर से बाहर न निकल पाऊँ। मेरी जान पर बन आई थी। मैं किसी भी तरह परवीन से संपर्क करना चाहती थी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहती थी, उसके जख्मी दिल पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखना चाहती थी, उसे एक बार बात करना चाहती थी ताकि वो कह सकूं कि पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन अचानक ही मुझे मेरी हकीकत याद आ गई और मैं एक कड़वाहट से मुस्कुरा दी कि उसने तो साफ कह दिया था कि मैं उसकी नज़र में एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, तो फिर उससे संपर्क करने का क्या मतलब है। मैंने अपना सिर झटक दिया और चुपचाप एक तरफ बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाने लगी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, लेकिन रात बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पापा ने तो मुझे दोबारा मोबाइल भी छीन लिया था और उन्हें खबर कैसे हुई कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रोते रोते गहरी नींद में चली गई थी और लगभग रात के पूरे दूसरे पहर मुझे अपने आसपास बहुत शोर महसूस हुआ। और धीरे धीरे मेरा दिमाग जागा तो वो शोर किसी चीज़ का नहीं बल्कि गोलियों का था। मेरी आंखें झट से खुल गई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे पापा खौफ के मारे मेरे कमरे के पास ही खड़े थे। मैं फौरन बोली, पापा ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि गोलियों की आवाज़ हमारे गार्डन से आ रही थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, पल्लवी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। जबकि उनकी हालत तो खुद ख़राब हो रही थी। अचानक हमारा मेन दरवाज़ा तोड़ दिया गया और अंदर आने वाला इंसान को देखकर एक पल के लिए खुशी के मारे मैं खिल उठी थी, क्योंकि सामने परवीन अपने हाथ में बंदूक थामे खड़ा था और उसके साथ कई लोग भी उसके पीछे बंदूक पकड़े खड़े थे। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे लिए ये मंजर काफ़ी डरावना भी था, क्योंकि अब वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया और मुझे पापा के बाजू से छीनकर अपने साथ लगाया। पापा की तरफ देखते हुए बोला, खन्ना साहब ये अब आपकी नहीं, ये मेरी है और मैं अभी आपके सामने ही इसे अपने नाम करूंगा। जो आप कर रहे हैं ना, सब खबरें मुझ तक पहुंच चुकी हैं और इसका भी जल्द ही बंदोबस्त करूंगा। ये कहते उसने मेरा बाजू थामा और मुझे अपने साथ लेकर नीचे की तरफ बढ़ गया, जबकि मैं तो पहले ही उसे शादी के लिए दिलो जान से राजी थी, इसलिए खुद ही भागते हुए अंदाज में उसके पीछे चलने लगी थी। जबकि सच बताऊं तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि वो मुझे अपनाने के लिए आ गया है। लेकिन पापा को देखने के लिए मैंने अपने चेहरे पर डर बनाए रखा था। उसने नीचे आते ही मुझे लॉन्ज के सोफे पर धकेल दिया। मेरे पापा भी फौरन नीचे आ गए और परवीन ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बोले, छोड़ दो मेरी बेटी को, इसका कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो? वो मेरा उन लोगों का सामना मामला है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? जबकि मेरे माथे पर शिकन आ गई थी। ये दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही पल गुजरे होंगे कि परवीन एक आदमी अपने साथ पंडित जी को बुलाकर सामने सोफे पर बिठा चुका था और पंडित जी को देखकर मेरा दिल में बिजली सी कौंध उठ रही थी। क्या वो अभी मुझसे शादी करने वाला है? मेरा दिल तो बेतहाशा धड़कने लगा था। वो पंडित जी से बोला, इस लड़की से मुझे अभी के अभी शादी करनी है, जल्द से जल्द हम तैयारी करें। पंडित जी हम सब पर नज़र डालकर डरे सहमे लहजे में बोले, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी करना सही नहीं है। ये कहते ही उन्होंने मेरी ओर देखा और अचानक ही परवीन मेरे बराबर में आकर बैठ गया और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोला, तो हाँ पल्लवी जी, आप इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? फिर मैं अपने लोगों को लेकर चला जाऊं ताकि आपके पापा अपनी पसंद किए हुए लड़के से आपकी शादी कर दें। जबकि मैं जल्द ही बोल पड़ी, नहीं पंडित जी, मैं राजी हूं, बल्कि मैं तो खुशी खुशी राजी हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि मेरे पापा मुझे गुस्से भरी नज़रों से घूर रहे थे। न जाने क्यों मुझे अब कुछ गलत होता महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने परवीन से शादी कर ली। मैं अपनी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन वो शादी होते हुए खड़ा हो गया और साथ में मुझे भी खड़ा कर चुका था। मैं तो समझी थी कि वो भी शादी करके चला जाएगा, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ ही ले जाने लगा। पापा जी बोले, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और न ही अब कोई गलत काम करूँगा। जबकि मैंने बेखुदी में मुड़कर अपने पापा की ओर देखा कि वो ना जाने क्या कहना चाहते थे, लेकिन परवीन ने सिर्फ ना में सिर हिलाया और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर की ओर ले जाने लगा। गाड़ी में बैठते ही मैं परवीन की तरफ मुड़ी और उसके गले लगते हुए खुशी से चहकते हुए बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मुझे मिल चुके हैं। ये कैसे हो गया? आपने तो कहा था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ।
तो फिर जबकि अचानक ही उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी शक्ति आ चुकी थी, उसने मुझे खुद से दूर धक्का दिया और मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, मुझे ज़्यादा बकवास सुनना पसंद नहीं है और न ही ज़्यादा बोलना, इसलिए चुप रहो और ज़बरदस्ती मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो। दूर होकर बैठो मुझसे। उसकी डांट पर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसकी दहाड़ से तो मेरा रोम रोम काँप उठा था। मैंने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। हम थोड़ी ही देर के बाद उसके घर पहुंच गए। उसका बंगला बहुत खूबसूरत था। वो मेरा हाथ हक से थाम कर अंदर दाखिल हुआ और शायद वहाँ अकेला ही रहता था, क्योंकि सिवाय नौकरों के घर में कोई नहीं था। उसने नौकरों से मेरा स्वागत किया, जबकि वो गुस्से से सबकी ओर देखते हुए बोला, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये बस कुछ ही समय के लिए मेहमान है, कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाएगी। वो ये बोलकर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि मैं वहाँ बिल्कुल अकेली खड़ी रह गई। ये क्या हुआ? वो मुझे अपनी पत्नी बनाकर लाया था, तो फिर मैं कुछ समय के बाद यहाँ से कैसे चली जाती? मुझे अब उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। वो होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला, मुझसे वो बात करने वाला? मुझे हाथ लगाकर तो देखी, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी हूँ और मैं उस पर पूरा हक रखती हूँ। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मेरे अंदर बेखुदी में इन चारों लड़कों पर गई जिससे मैंने परवीन के बारे में मालूमात हासिल की थी। मैं फ़ौरन ही उनकी ओर मुड़ी और उनसे पूछने लगी, ये सब क्या माजरा है? परवीन हमारे घर क्यों आया था और पापा से वो क्या कह रहा था और अभी ये क्या बोलकर गया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताई, एक पल के लिए मेरा दिल परवीन से ख़राब हो गया था, लेकिन जब मैंने उसके सही तरीके से सोचा तो परवीन अपने दिल की और करीब महसूस हुआ। मेरे पापा गलत काम कर रहे थे कि उसने मेरी शादी करवाई जा रही थी। वो भी एक बिजनेस डील थी जिसकी बदौलत हमारे संबंध उन लोगों से मजबूत हो जाते। मेरे पापा मेरी शादी जिस आदमी से करवा रहे थे वो परवीन के एक दोस्त का बड़ा भाई था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी और उसकी पहले से पत्नी थी जो उसे छोड़कर चली गई थी। पापा अपने बिजनेस में फ़ायदा करने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे थे, मगर परवीन को इन सब चीज़ों की भनक पड़ गई थी। देखने में एक गुंडे जैसा था, लेकिन वो देश के कई गलत लोगों को बेनकाब कर चुका था जो शरीफ बने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। और उसने मुझे भी सिर्फ इसलिए अपने पास रखा ताकि मैं किसी भी डील का हिस्सा न बन सकूं। परवीन के दोस्त राहुल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। उसने भले इंसानियत के नाते मुझे बचाया था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी बनाने के पीछे कहीं न कहीं ये भी था कि वो ज़रूर मुझसे मोहब्बत करने लगा है, वरना मुझे बचाने के लिए उसके पास और भी तरीके हो सकते थे। ये सोचकर ही मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। मैं फ़ौरन ही कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ वो उल्टा लेटा सो रहा था। मैं कुछ सोचकर उसके करीब आ गई और उसने जूते पहने हुए थे। मैंने चुपचाप उसके जूते उतार दिए थे। वो आधा बेड पर था और आधा पैर ज़मीन पर लटक रहे थे। मैंने उसकी जुराबें भी उतार दी थी और उसके पैर ऊपर करना चाह रही थी, लेकिन वो फ़ौरन ही करवट बदल गया था, जिसका साफ मतलब था कि वो जाग रहा है। मैं कुछ सोचकर उसके सिर के करीब बैठ गई थी। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर दी। पहले तो वो कश्मकश में पड़कर मुझे झटक देना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उसे मेरी उंगलियों से आराम मिलने लगा वो जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो आंखें जैसे ही खुलेंगी मुझे देखकर चीख फाड़ कर रख देंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि वो इस शख्स के दिल में अपनी जगह बनाकर रहूँगी और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी। अगली सुबह जब मैं जागी तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े तैयार किए, उसके जूते और उसका अपना यूनिवर्सिटी बैग तैयार किया। फिर उसके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली आई। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने एक अच्छा नाश्ता का इंतज़ाम कर लिया था और नौकरों की मदद से मेज़ पर भी सजा दिया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आया तो मैं उसके ही इंतज़ार में बैठी थी। उसने सिर्फ एक नज़र मुझ पर डाली और घर से बाहर निकलता चला गया। मैं भागकर दरवाजे तक आई, लेकिन उसने मुझे मुड़कर देखना गवारा भी नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी मेरे पास आते हुए बोली, मालकिन आप नाश्ता कर लें। साहब सुबह नाश्ता नहीं करते। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक नौकर मेरे पास आया और परवीन का संदेश देते हुए बोला कि साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है। मैं नीचे आ गई तो
वो नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ था, यानी उसे मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए वो वापस लौट आया था। मैं कैसे भूल गई थी, ये परवीन का घर था और यहाँ पर कैमरे होना तो ज़रूरी था, और ख़ासकर उसके कमरे में। वो फ़ौरन ही मुझे देखते हुए जल्दी से बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आकर खाना खा लो। मैं जल्दी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगी और अपनी प्लेट में भी डालकर खुद भी खाने लगी। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही थी कि उसने मेरी बात मानी थी और मेरे साथ नाश्ता कर रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मैं धीरे धीरे उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने लगी और वह हमेशा मुझे झटक देता। रात को अभी मेरे करीब नहीं आता। मैं बेड पर सोती तो वो सोफ़े पर जाकर सो जाता। मैं सोफ़े पर उसके करीब आती तो वह बेड पर जाकर सो जाता। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाती तो वो मुझे झटक कर कहता कि तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, मक्कार, झूठी, धोखेबाज, फरेबी। उसकी आंखों में उसकी पुरानी मोहब्बत के जख्म उभरने लगते तो उसकी आंखें लाल होने लगती। मैं कहती, परवीन, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, वो तुम्हारे लायक नहीं थी, इसलिए भगवान ने उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दूंगी कि तुम अपने सारे पुराने गम भूल जाओगे। आगे से कुछ भी नहीं कहता और बाहर निकल जाता। मैं बस उसकी पीठ देखती रह जाती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं हर वक्त उसे मनाने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके जज्बात सच्चे हो तो कोई भी शख्स आपको जुदा नहीं कर सकता, और ऐसा ही इस सच्चे जज्बात ने उसके सीने में मौजूद पत्थर दिल को पिघला दिया था। अब वो भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था। मेरा रोना, मेरा दुखी होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और कहा है कि अग्नि के समक्ष लिए 7 फेरों में बहुत ताकत होती है। कुछ ही महीनों बाद मैंने अपने पति की मोहब्बत हासिल कर ली। उस दिन परवीन का बर्थडे था और मैंने सरप्राइज रखा था। जैसे ही वो रात को घर आया, मैंने उसके दोस्तों से मिलकर उसे एक सरप्राइज पार्टी दी थी, लेकिन परवीन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने केक उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया था। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल टूट गया था। मैंने कितने प्यार से उसके लिए सब अरेंज किया था और उसने सब कुछ ख़राब कर दिया था। मैं रोती हुई कमरे में भाग गई थी। पूरी रात रोती रही। परवीन भी कमरे में नहीं आया। सुबह भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और मैं कमरे से बाहर नहीं आई। थक हार कर परवीन ही कमरे में आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसे देखते ही मैंने अपना मुंह फेर लिया। वो मेरे करीब होकर बैठ गया और मुझे उठाकर बिठाया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, जैसे उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कहने लगा, पल्लवी, माफ़ कर दो। जब से नैना ने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी भी लड़की पर भरोसा करना नहीं चाहता और इसलिए मैं तुम्हें खुद से करीब आने नहीं देना चाहता। लेकिन धीरे धीरे कब तुम मेरे दिल में बस गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम रोती हो तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। प्लीज़ मत रोया करो। ये कहते कहते उसने मेरी आंखों में आए आंसू साफ किए। उसने इतने प्यार से ही मैं फपक पड़ी और रोते उसके सीने से जा लगी। इस अचानक हमले के लिए वो तैयार नहीं था। वो एकदम से मेरे इतने करीब संगत पर हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे अपनी आगोश में समा लिया, मेरे माथे को चूम कर अपने प्यार की पहली मोहर लगाई थी और फिर हमारी मोहब्बत का मिलन हुआ। परवीन की मजबूत बाहों में समा कर मैं दुनिया जहान के गम भूल चुकी थी और उसने मेरे ऊपर इतनी चाहत लुटाई कि अब उसके सिवा मुझे किसी की चाह नहीं रही। हमारी शादी को अब 8 महीने हो गए हैं और परवीन की मोहब्बत पाकर मैं बेहद खुश थी। अभी भी मैं उसकी आगोश में सुकून की नींद सो रही थी और दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी परवीन और पल्लवी के नाम आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की कहानी लिखवाने के लिए दोस्तों आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी ज़रूर लेकर आऊँगी।